वेलकम अगेन। तो बेटे लास्ट सेशन को फिनिश करते वक्त मैंने टॉपिक तो लिखाया था बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस। करेक्ट। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन इन डेज 103 की चर्चा चल रही है। हम अब इसको लिख करके कर रहे हैं। हमने तकरीबन जो भी चीजें डिस्कस करी थी पहली क्लास पे उनको अब हमने तकरीबन सारा लिख दिया। एक दो पॉइंट रह गए वो भी मैं क्लियर करता हूं। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस का क्या मतलब है? सपोज एक एंटिटी है और वो पहले से ही इन्वेस्टर है किसी दूसरी एंटिटी में। मान लेते एक एंटिटी ए है और एक एंटिटी बी है। एंटिटी ए ने पहले से कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है एंटिटी बी में, लेट अस से 35% की। अब हमने आज लेट अस से एडिशनल, हमने पहले से ही इन्वेस्टमेंट करके रखी है लेट अस से आज से 2-3 साल पहले, और आज मैंने लेट अस से कुछ एडिशनल शेयर उनके खरीद ली है। 35% शेयर मेरे पास पहले से थे और लेटर से मैंने आज 40% शेयर और खरीद लिए। तो आज के दिन अब मेरे पास टोटल स्टेक होल्डिंग कितनी हो गई? 75%। और आज मेरे पास कंट्रोल आ गया। यानी कि जिस दिन कंट्रोल मेरे पास आए और उस दिन अगर मैंने पहले से ही कुछ इन्वेस्टमेंट उस एंटिटी में करी हुई है तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस। करेक्ट। तो इसको इस तरह से मैंने लिखा है, इफ an entity is already an investor, तो एंटिटी है पहले से ही इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर इन अदर एंटिटी and later on entity acquires additional shares या additional stakes, जो भी लिखना है, additional shares which gives it control of the other entity, तो जब मैंने एडिशनल शेयर खरीदे तो मेरे पास कंट्रोल आ गया ऑफ द अदर एंटिटी, then it is known as a case of business combination achieved in stages। तो बेटे इसको कहेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस। करेक्ट। मान लेते हैं कि एक एंटिटी ए है, एंटिटी ए के पास अभी 35% शेयर ऑलरेडी है एंटिटी बी में। मैंने ये एग्जांपल पहले भी दिया। मान लेते हैं ये शेयर एंटिटी ए ने एंटिटी बी में 1/4/2017 को खरीदे थे। करेक्ट। अब ये करंट ईयर है, लेट अस से करंट ईयर मान लेते हैं स्टार्ट हो रहा है 1/4/2020 से और खत्म हो रहा है 31/3/21 को। मान लेते हैं हमने इस दिन 1/4/2020 के दिन एडिशनल शेयर खरीदे, एडिशनल 45% शेयर और खरीदे या एडिशनल 40% शेयर और खरीदे। एडिशनल शेयर्स, हमने एडिशनल शेयर्स खरीद लिए। करेक्ट। एडिशनल शेयर्स बेटे हमने जो खरीदे, लेट अस से 40% स्टेक्स हमने और खरीद लिए, 40%।
तो इसका मतलब है इस तारीख को अब मेरे पास टोटल शेयर कितने हो गए, 75% हो गए, यानी कि मेरे पास कंट्रोल आ गया। तो जिस दिन मेरे पास कंट्रोल आए और उस दिन मैं पहले से ही इन्वेस्टर हूं, तो इसको हम कहेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस। करेक्ट। आइए जी, फिर अगला पॉइंट मैंने बताया, बिजनेस कॉम्बिनेशन without transfer of consideration, करेक्ट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन हो और एंटिटीज के दरमियान कोई ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन ना हो, तो स्टैंडर्ड कहता है ऐसा जनरली तब होता है जब दो एंटिटीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। एक एंटिटी ने दूसरी एंटिटी को कहा कि आज से आप हमें कंट्रोल करें, डेट्स ऑल, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन है तो स्टैंडर्ड कहता है इवन इन सच केसेस अकाउंटिंग शैल बी एज पर एक्विजिशन मेथड। अकाउंटिंग जो होगी, अकाउंटिंग शैल बी एज पर एक्विजिशन मेथड। ये एक्विजिशन मेथड के हिसाब से होगी। एक्विजिशन मेथड समझ में आया? तो हैरत करने की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, ये स्टैंडर्ड कहता है। सीधी सी बात है, अब जो स्टैंडर्ड कहता है तो कहता है। आइए जी, तकरीबन मैंने अब सारे पॉइंट बेटा जितने भी थे इससे पहले जो हमने क्लास 1 में हमने डिस्कस करे थे ना, हमने सारे पॉइंट अब कर लिए हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको थ्योरेटिकल सारे नोट्स लिखाऊंगा और मैंने लिखा भी दिए हैं। अब एक आध पॉइंट और है जो मैंने हल्के से बस सिर्फ चर्चा के रूप में करे। अब हम उसके बाद फिर क्वेश्चन ही करेंगे इस सेशन के बाद। इनफैक्ट एक पॉइंट मैंने लिखा है एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट। एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट से क्या मतलब है? एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट, एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट का मतलब है ये वो कॉस्ट हैं जो कि एक्वायरर को देने पड़ती है। सपोज आज मैं किसी का बिजनेस लेना चाहता हूं, तो मुझे एक एक्वायरी को फाइंड करना पड़ेगा, तो फाइंड करने की भी कॉस्ट लगती है। उसके लिए हमें प्रोफेशनल रखने पड़ते हैं जिनको फाइंडर्स फी कहते हैं, करेक्ट। फिर हमें एडवाइस लेनी पड़ती है कि हम इस एंटिटी का कंट्रोल लेने जा रहे हैं, तो क्या ये फायदेमंद होगा या नहीं होगा, क्या लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी। तो एडवाइजर्स की, लीगल एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, उनको फी देनी पड़ती है। फिर हमें वैल्यूएशन कराने के लिए वैल्यूअर की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है जब हम किसी एंटिटी को एक्वायर करते हैं या उसका कंट्रोल एक्वायर करते हैं तो उसमें कुछ कॉस्ट होती है। स्टैंडर्ड कहता है इस तरह की जो कॉस्ट है, जिस पीरियड में ये कॉस्ट हुई है उस पीरियड में हम उसको चार्ज करेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन उसने, स्टैंडर्ड ने एक बात ये भी कही है कि हालांकि अगर इस संदर्भ में हमने कोई डिवेंचर वगैरह इश्यू करे हैं तो उनको फिर हम उसी पीरियड में नहीं करेंगे, उनको हम इंड एस 109, 107 और 32 के हिसाब से करेंगे, करेक्ट। एक्विजिशन रिलेटेड कॉस्ट्स आर द कॉस्ट such as मैंने कहा फाइंडर्स फी, एडवाइजरी कॉस्ट, लीगल कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, वैल्यूअर्स कॉस्ट वगैरह वगैरह, दुनिया भर की कॉस्ट हैं। अकाउंटिंग कॉस्ट, करेक्ट। वैल्यूएशन लिख लो, वैल्यूएशन कॉस्ट,
प्रोफेशनल और कंसल्टिंग फी, प्रोफेशनल और कंसल्टिंग फी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव TRATIVE cost etc. Full stop. Acquirer incurs such cost and acquirer incurs such cost. पहले तो ये लिखो, फिर लिखो, मैं अगली शीट ले रहा हूं. As per Ind AS 103, as per Ind AS 103 या as per the standard लिख लो, as per the standard comma acquirer shall account such costs as expenses and shall recognize them in the period in which such costs are incurred, in which such costs are incurred. मैं यहां पर एक पॉइंट मैंने बताया था कि अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो इंड एस के हिसाब से राइट ऑफ करी जाएगी. हाउएवर कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ डेप्ट और इक्विटी सिक्योरिटी और इक्विटीज लिख लो, इक्विटीज shall be recognized as per Ind AS 32 and Ind AS 109. जिनका ताल्लुक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से है. करेक्ट. अच्छा जी, अब मैंने कहा क्या रहेगी, अब तुमने सारी चीजें ही कर ली है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी कर ली है. एक छोटे सा पॉइंट मैं आपको बता दूं, फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट पे अब आ जाएंगे. ठीक है, छोटा सा पॉइंट है सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग के बारे में. सॉरी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. बेटे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का क्या मतलब है? सर बाद में मेजर करना, वो तो ठीक है. ये अकाउंटिंग कौन कर रहा है? एक्वायरर कर रहा है. करेक्ट. हम पहले ही देख चुके ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन जो एसेट्स और लायबिलिटीज लेते हैं, अगर हम एक्सेप्शंस को हटा दें तो मोस्टली हम उनको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं. करेक्ट. और कुछ चीजें एक्सेप्शन है, उनको हम उसी के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे.
अब पॉइंट यहां पर यह है कि एक बार जब हमने इनिशियल रिकॉर्डिंग कर ली, जब हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने शुरू में जो एसेट और लायबिलिटी को एक्वायर करा है उनको आपने फेयर वैल्यू पे लिखा तो जरूर है, लेकिन बाद में जब आप उनके मेजरमेंट करेंगे तो उन एसेट और लायबिलिटीज पर जो रेलिवेंट इंडेस अप्लाई होता है उसी के हिसाब से आप उनकी वैल्यू करेंगे। यानी कि जो बाद में वैल्यूएशन होगी, एक बार एक्वायर करने के बाद जब बाद में वैल्यूएशन होगी तो वो रेलिवेंट इंडेस के हिसाब से होगी। करेक्ट। सो इसको हम ऐसे लिखाएंगे, subsequent measurement of items of assets and liabilities shall be as per relevant Ind AS। अब जैसे मैंने कोई प्लांट एक्वायर करा, अब जब मैं इनिशियली इसको रिकॉग्नाइज करूंगा तो फेयर वैल्यू पे करूंगा, लेकिन जब मैं बाद में उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा, जब मेरा अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, तो एंड में जाकर के जब मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा, सब्सिक्वेंट रिकॉर्डिंग, वो किसके हिसाब से होगी, इंड एस 100, ये इंड एस मैंने कहा 16 के हिसाब से होगी, सॉरी 116 नहीं, केवल 16, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या प्लांट पर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होगा रेलिवेंट, वो कौन सा होगा, इंड एस 16 होगा। तो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी शेल बी एज पर रेलिवेंट स्टैंडर्ड। रेलिवेंट इंड एस स्टैंडर्ड का यहां मतलब इंड एस से, रेलिवेंट इंड एस लिख लो चाहो तो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सब्सिक्वेंट के बारे में बताया, लेकिन मैंने कहा सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग में भी या मेजरमेंट में भी कुछ एक्सेप्शन है। अब इसके अंदर जो एक्सेप्शन है, जैसे इनिशियल रिकॉर्डिंग में थे ना, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं सब्सिक्वेंट के। वैसे तो मैंने कहा कि सब्सिक्वेंट आइटम्स जो रिकॉग्नाइज या मेजर करे जाएंगे वो रेलिवेंट इंड एस के हिसाब से करे जाएंगे, लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जो हैं, एक तो है री एक्वायर्ड राइट्स के बारे में, री एक्वायर्ड राइट्स, फिर उसके अलावा है कंटिंजेंट लायबिलिटीज के बारे में, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, उसके अलावा फिर है आपका इंडिम्निफिकेशन एसेट्स में, और है कंटिंजेंट कंसिडरेशन के बारे में, सब्सिक्वेंट का जहां तक सवाल है। मैंने पहले तो ये एक्सेप्शन क्यों है, हालांकि इनको हम बाद में डिटेल में एनालाइज करेंगे। करेक्ट। तो स्टैंडर्ड में जो मेन बातें दी थी वो मैंने अब आपको सारी बता दी हैं। एक पॉइंट मैंने जानबूझ करके बात के लिए रखा है, वो है कॉमन कंट्रोल का। जब हम, क्योंकि हम कॉमन कंट्रोल को एक अलग टॉपिक के रूप में लेकर के चलेंगे, तो उसके बारे में मैं लिखाऊंगा भी बाद में, और उसके बारे में मैं क्वेश्चन भी बाद में कराऊंगा। बाकी स्टैंडर्ड का सारा हिस्सा हमने कर लिया, यानी कि 98% कर लिया है। 2% का जो पार्ट है हम यूं कह सकते हैं कॉमन कंट्रोल से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड मैंने कहा चीजें हम बाद में बयां करेंगे। फिलहाल अभी मैं इन आइटम के बारे में बता रहा था। पहले तो ये एक्सेप्शन क्यों है, पहले तो ये बताओ नॉर्मल प्रोसीजर क्या है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का। सर नॉर्मल प्रोसीजर है कि रेलिवेंट एसेट और लायबिलिटी को हम रेलिवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं, बिल्कुल ठीक। अब री एक्वायर्ड राइट्स है, इस पे इंटेंजिबल लगता है, ये इंटेंजिबल्स है, करेक्ट। लेकिन जब मैं इसकी मेजरमेंट करूंगा ना सब्सिक्वेंट, तो मैं रेलिवेंट इंड एस के हिसाब से नहीं करूंगा। इसी तरीके से जो कंटिंजेंट लायबिलिटी है इंड एस 37, मैं उसके हिसाब से नहीं करूंगा।
इसी तरीके से इंडिम्निफिकेशन एसेट है और कंटिजेंट कंसिडरेशन है, इसकी भी मैं रेलिवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं करूंगा, समझ में आए, इंड एस 37 के हिसाब से नहीं करूंगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इसलिए ये एक्सेप्शन है, क्योंकि रूल क्या है कि जब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करी जाएगी रेलिवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से करी जाएगी, लेकिन इन पे रेलिवेंट स्टैंडर्ड नहीं लगेगा। जाहिर है अब आप ये जानने के लिए बेताब होंगे सर फिर इनका क्या करेंगे। अब मैंने कहा इनसे रिलेटेड ही मैंने क्वेश्चंस और एक सेक्शन अलग से बनाया है, तो जब मैं इनके क्वेश्चंस कराऊंगा ना तब मैं बेटर पोजीशन में होऊंगा आपको समझाने के, क्योंकि अगर मैं अभी बताऊंगा अभी तो यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैस्प द थिंग। तो बेटर है कि इस पार्ट को जब मैं लॉजिकल रीजनिंग भी देने की कोशिश करूंगा, फिर अब कैसे मेजर करेंगे सब्सिक्वेंटली, तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन ही बाद में करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये तो जो स्टैंडर्ड से रिलेटेड चीजें बेटे मैंने आपको बतानी थी ना पहले, तो मैंने वो चीज अभी खत्म करी है। तो हमने अब ये पूरा स्टैंडर्ड, ये इतनी सारी शीट्स देखो मैं लिख चुका हूं, करेक्ट। तो ये अभी तक हमने सिर्फ स्टैंडर्ड के बारे में ही बातचीत करी है, ये इतनी सारी शीट हमारी भर चुकी है। तो अब आपको इंड एस 103, जिसका कि फर्स्ट सेशन में मैंने केवल थ्योरेटिकल डिस्कशन करा था, और उसके बाद के सेशंस में जो हमने डिस्कशंस करा था उसको हमने सप्लीमेंट करा है, जो कंप्लीटली पूरा लिख करके। अब जो अगला सेशन होगा, अगले सेशन में बेटे अब हम क्या करेंगे, अगले सेशन में अब हमने डायरेक्टली क्वेश्चंस पर आना है, करेक्ट। अब आप देखेंगे, मैं जरा एक मिनट आपको दिखाता हूं जो रिवाइज नोट्स हैं, जरा एक सेकंड लगेगा, मैं जरा नोट्स निकाल के आपको बताता हूं। हाँ जी, अब मैं ये नोट्स भी ले आया और मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखें। अब ये नोट्स, पहले तो जिन लोगों के पास रिवाइज नोट्स नहीं है तो वो रिवाइज नोट्स रेलिवेंट साइट्स जहां जहां से आपने हमारे कोर्स मटेरियल्स खरीदे हैं वहां से ले लें, नंबर 1। नंबर 2, ये तो खैर कंप्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। अब मैंने क्या करा है, ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, अब मैंने इनको सेक्शन वाइज बांट दिया। जैसे कि पहला सेक्शन क्या है, फर्स्ट सेक्शन में मैंने क्वेश्चंस रखे गुडविल से रिलेटेड, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड गेन्स और बार्गेन परचेज से रिलेटेड। अब इनकी नंबरिंग भी इस तरह से 1.1 करके, करेक्ट, ये 1.1 जैसे पहला क्वेश्चन है, फिर 1.2 पीछे चला गया, 1.3, 1.4, इसी तरह फिर 1.5 एंड सो ऑन। तो इस सेक्शन में बेटे जो हमने क्वेश्चंस रखे हैं फर्स्ट सेक्शन में ही, वो हमने रखे 12 क्वेश्चन, क्योंकि 1.12 मैंने कहा क्या बोलते हैं कि ये क्वेश्चन है लास्ट फर्स्ट सेक्शन का। फिर दूसरा सेक्शन मैंने लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। मैंने कहा था ये बड़ा अहम पॉइंट है और कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, कई बार समझ में नहीं आता कि ये चीज बिजनेस है या नहीं। तो मैंने आपसे तब भी कहा था कि उस पॉइंट को मैं जब ये सेक्शन पे आऊंगा, जो मैं कह रहा था ना मैं इस सेक्शन पे आऊंगा, उससे मेरा मतलब ये है। तो जब मैं इस सेक्शन के क्वेश्चन करूंगा, जैसे 2.1 है, 2.2 है, ये सब केस स्टडी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हैं, करेक्ट, जैसे 2.2, 2.3, 2.4 एंड सो ऑन। तो केवल बिजनेस को एनालाइज करने के लिए मैंने कम से कम 8 क्वेश्चन रखे हैं, केवल ये थ्योरेटिकल चीज को समझने के लिए। इसी तरह फिर स्टैंडर्ड में एक पॉइंट था आइडेंटिफाइंग द एक्वायरिंग एंटरप्राइज, जो मैंने फर्स्ट सेशन में बात करी थी, आइडेंटिफाइंग द एक्वायरिंग एंटरप्राइज, और आज के सेशन में भी मैंने बात करी थी, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि एक्वायरर कौन है। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, ये भी मैंने कहा था कि इसकी डिटेल में चर्चा जब मैं इस सेक्शन पे आऊंगा, यानी कि जब मैं ये क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं तब करूंगा। उसके अलावा फिर मैंने अगला जो क्वेश्चन रखा है वो है, अगला सेक्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्विजिशन डेट। अब इसका ये पार्ट है 4, तो क्वेश्चन नंबर 4.1, 4.2 एटसेट्रा, इस तरीके से हमने सेक्शन में बांट दिए। फिर इसी तरह उसके बाद एक सेक्शन रखा है सेक्शन 5 बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस, करेक्ट। उसके बाद फिर मैंने एक सेक्शन रखा है आपका कंटिजेंट कंसिडरेशन से रिलेटेड, अभी मैं कह ही रहा था इससे रिलेटेड हमने मैं बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। इसी तरह से फिर मैंने एक और चीज है, एक ये फाइनल पॉइंट है, रिटेंशन फॉर द ओरिजिनल लीज क्लासिफिकेशन, ये एक महीन पॉइंट है, तो जानबूझ के मैंने इसको अपने इनिशियल डिस्कशन के परव्यू यानी कि दायरे के बाहर रखा है। देखो नॉलेज, चीज को समझना और नॉलेज को इस तरह से प्रदर्शित करना कि सामने वाले की समझ में आ जाए, ये बहुत जरूरी है। तो किस पॉइंट पर वो चीज बतानी है, ये भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है
कि हमें पता हो कि किस पॉइंट पर हम उसकी चर्चा करें कि स्टूडेंट फ्रेटर्निटी की वो बात समझ में आ जाए। तो रिटेंशन ऑफ ओरिजिनल लीज क्लासिफिकेशन का एक बहुत महीन सा पॉइंट है, लेकिन मैंने कहा इस लेवल पर चाहे 0.1% भी कोई चीज इंपॉर्टेंट हो या ना हो, हमें उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड एक सेक्शन मैंने स्पेशली रखा हुआ है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर मैं क्वेश्चंस की गिनती करूंगा, मैंने एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, लेकिन 80 से 90 टोटल क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। क्योंकि फिर एक सेक्शन सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी से, याद है मैंने आपको कहा था इनसे रिलेटेड मैंने अलग अलग सेक्शन बनाए। फिर पॉसिबल इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड एक बनाया है, एक री एक्वायर्ड राइट से रिलेटेड ये सेक्शन 10 देखिए। सेक्शन 11 है बार्गेन परचेज से रिलेटेड। फिर एक मैंने सेक्शन बना के रखा है मेजरमेंट पीरियड के बारे में, इसका क्या मतलब होगा, जब मैं इस पॉइंट पर आऊंगा तो मैं ये आपको बताऊंगा। और फिर है कॉमन कंट्रोल की, जो मैं कहानी कह रहा था, क्योंकि कॉमन कंट्रोल में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो ये कॉमन कंट्रोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरू में कहा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप एक छोटा क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा केस स्टडी भी कर सकते हैं। इसमें हमने काफी लॉन्ग क्वेश्चंस रखे हैं और कोई भी क्वेश्चन हमने मॉड्यूल का छोड़ा नहीं है, यहां तक कि अनसॉल्व क्वेश्चन या सॉल्व क्वेश्चन जो है वो भी हमने लिए हैं। इस सेक्शन में इतने सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे सॉल्व भी हैं, लेकिन फिर भी जब मैं क्लास में कराऊंगा तो सॉल्यूशन आपको नोट करना है, करेक्ट। उसके बाद फिर मैंने एक लास्ट सेक्शन रखा है हाईली एडवांस, ये 14th सेक्शन है। आप समझ लीजिए इस चैप्टर में सेक्शन ही मैंने 14 बनाए हैं, हाईली एडवांस लेवल। और ये सेक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी प्रैक्टिकल पार्ट को। फिर ये अगला चैप्टर है कंसोलिडेशन का, जब हम उस पर करेंगे चर्चा तो उसकी चर्चा बाद में होगी। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के, करेक्ट, बिजनेस कॉम्बिनेशन के ये जो नोट्स हैं ये रेलिवेंट साइट्स पर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने हमारे कोर्स जिस साइट से भी सब्सक्राइब करे हैं, करेक्ट, तो वहां पर हम ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुके हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो अब रेलिवेंट साइट से नए कोर्स, ये जो नया मटेरियल है इसको हमने रिवाइज करा है, क्योंकि सीरियलिंग में थोड़ा अदरवाइज फर्क आ जाएगा। बाकी मोर और लेस तो चीज सेम रहती है, लेकिन समय के साथ साथ चीजें चेंज होती है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। तो आप वहां से उसको प्रोक्योर करने की कोशिश करें जिस साइट से भी आपने कोर्स लिए हैं। और एक तो मुझे ये बात करनी थी, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में मैंने कहा अब हम प्रैक्टिकल जो है अपना फिर स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में फिर चर्चा होगी।